पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी नाम से ही पता चल रहा है रिजिड बॉडी है ना। तो यानी कि एक सॉलिड बॉडी की बात होने वाली है। तो रिजिड बॉडी क्या चीज़ होती है? अब वो जो सॉलिड होता है उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, हर एक चीज़ तो पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे बॉडी कंप्राइज हुई है वो अगर बड़े पास पास हैं, ठीक है, अगर उनका डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स अगर बहुत कम है तब जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, वो रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो बॉडी ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, है ना। तो बॉडी एक तो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। वैसे भी तो आपने पढ़ा ना सॉलिड लिक्विड गैसेस, गैसेस में क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बड़ा ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और सॉलिड में बहुत ही कम होता है। तो रिजिड बॉडी क्या चीज़ है? इट कंप्राइजेस ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनेगी, बड़े ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनती है और वो पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ऐसा करने पे जो बॉडी बनती है उसको क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब जो रिजिड बॉडी होती है ना उसमें तीन तरह का मोशन हो सकता है। पहला हो सकता है प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। ये ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? सपोज करो इस तरह से तुम्हारे पास एक वेज है, ठीक, और उस वेज पे मान लो इस तरह से तुम्हारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब कोई भी सॉलिड बॉडी यार, रिजिड बॉडी का मतलब क्या हो गया, कोई भी सॉलिड बॉडी आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर ये स्लाइड होके नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह स्लाइड होके सपोज करो आफ्टर टाइम टी यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ये जो बॉडी है जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनी हुई है, सारे के सारे पार्टिकल्स है ना एक साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे पार्टिकल्स कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? एक लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, एक लीनियर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का अगर मोशन हो जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी एक लीनियर डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, उस समय जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। समझ आया आप? प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक लीनियर डिस्टेंस को कवर करें, तब उसको क्या कहा जाता है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अच्छा, सेकंड होता है हमारे पास प्योर रोटेशनल मोशन। अब देखो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, इस तरह से मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और मान लो ये जेड एक्सिस है। अब इसमें सपोज करो आपके पास इस तरह से एक बॉडी है, ठीक है, और ये लगातार इसके इस एक्सिस के आसपास क्या कर रही है? इस तरह से रोटेट कर रही है। मान लो सिंपल सी बात है, मान लो ये जेड एक्सिस है, इसके आसपास इस तरह से बॉडी क्या कर रही है? इस तरह से रोटेट कर रही है। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये मान लो रिजिड बॉडी है ना, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी, सारे के सारे पार्टिकल्स कर क्या रहे हैं? रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। तो एक तो ये मोशन पॉसिबल होता है किसी भी रिजिड बॉडी का। या एक चीज ये भी होती है रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। कैसे? ये देखो इस एग्जांपल से पता चल जाएगा कि दोनों इकट्ठे भी मूव कर सकते हैं, मतलब दोनों एक बॉडी दोनों मोशन भी एग्जीक्यूट कर सकती है, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। जैसे मान लो इस तरह से एक स्लाइडिंग प्लेन है और ये एक बॉडी है, अब ये क्या करेगी? रोटेट करती हुई नीचे आ रही है। अब जब रोटेट करती हुई नीचे आ रही है तो क्या कर रही है? ये तो रोटेशनल मोशन में भी एग्जीक्यूट कर रही है और इसके पार्टिकल्स अगर नीचे की तरफ आ रही है तो एक लीनियर डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरह के मोशन में क्या हो गया? रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। तो रिजिड बॉडी कैसी हो सकती है? ऐसे ऐसे कुछ भी कोई बॉडी बना लो, ठीक है। ये क्या आपकी एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी तीन तरह से ही मूव कर सकती है, ठीक है। एक तो ये या तो पूरी एक लीनियर डिस्टेंस मूव कर रही होगी तो आपका क्या आ गया? प्योर ट्रांसलेशन मोशन आ गया। या तो ये रोटेट कर रही होगी तो रोटेशनल मोशन आ गया, या फिर हो सकता है दोनों ही कर रही हो, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन। जैसे इस वाले एग्जांपल आप देखोगे तो ये दोनों ही मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन। तो इस तरह से एक आपकी जो रिजिड बॉडी है वो ये सब कुछ कर सकती है। अब हमने क्या करना है इसी रिजिड बॉडी के केस में, हमने दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़नी है। बेसिकली दो तीन चार चीज़ें पढ़नी है, यानी कि इसके बाद हमने जो भी स्टडी करना है वो सारा सारा यही सॉलिड बॉडी और रिजिड बॉडी के बारे में ही स्टडी करना है। किस तरह की रिजिड बॉडीज हो सकती है आपको पता है? कोई भी देखो यार, ये मैंने क्या ड्रा किया, एक इस तरह की डिस्क ड्रा की, ये भी रिजिड बॉडी है। ये मैंने क्या ड्रा किया, एक ब्लॉक ड्रा किया, ये रिजिड बॉडी है। आप इस तरह से एक सिलेंडर ड्रा कर दो, ये रिजिड बॉडी है ना। कुछ भी बनाओ, ये मैंने कोन बनाया, इस तरह से एक सॉलिड कोन बनाया है ना, तो ये रिजिड बॉडी है। तो कुछ भी तरह की बॉडीज जो है ना जो आपको आसपास देखने को मिलती है, सारी सारी क्या है आप कह सकते हो कि रिजिड बॉडीज हैं। अब आगे हम लोग स्टडी करना है व्हाट इज टार्क। टार्क क्या चीज़ होती है? टार्क बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह काम आता है। ये सिर्फ यही नहीं है कि बस यहीं क्लास 11th में पढ़ना है तुम लोगों ने, इसको तुमने बहुत जगह देखना है, क्योंकि टार्क एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी जो मिलकर बनती है क्या किसके साथ? फोर्स के साथ। तो टॉपिक हमारा अब टार्क।
टार्क क्या चीज़ होती है? देखो, इसको समझने के लिए आपको पहले एक छोटी सी आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा टार्क क्या चीज़ है। देखो, आपके पास अपनी अपनी कॉपी पड़ी हुई है ना। अब देखो यहाँ पर, अगर इसको मैं यहाँ लेके आऊँ, देखो आपके पास इस तरह से एक नोटबुक पड़ी हुई है, ठीक है। आपने ऐसे रखना है इसको, और यहाँ फोर्स लगाओ ऐसे करके, सेंटर टू सेंटर, कुछ होगा? देखो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होंगी, बराबर लगाओ, तो बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। बॉडी में कोई मोशन आया? बॉडी में कोई मोशन नहीं आएगा, है ना। यही काम आपको क्या करना है, एक यहाँ फोर्स लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक इस कोने में लगाओ ना, एक इस कोने में लगाओ, एक इस कोने में लगाओ, बराबर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओ, तो देखना बॉडी क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। करके देखो, फील करके देखो इसको, है ना। जब आपने क्या किया, अभी भी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ही हैं, अभी भी तो क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्सेज ही हैं। अब बॉडी ने रोटेट करना क्यों स्टार्ट किया, ठीक है ना। ऐसे रखोगे ना, ऐसे रखोगे, यहाँ फोर्स लगाओ, कुछ नहीं होगा। एक फोर्स यहाँ लगाओ, एक फोर्स यहाँ लगाओ, और आप देखोगे बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी। क्यों? ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये तो क्यों और हुआ क्या, ये देखते हैं अब। देखो, मैंने क्या बोला आपको, क्या करो, इस तरह से हमने क्या कहा, एक मान लो इस तरह से मेरे से ब्लॉक है, और ये एक फोर्स मैंने यहाँ लगाई, पहले चलो ये वाली करते हैं। एक फोर्स मैंने यहाँ लगाई और एक फोर्स मैंने यहाँ लगाई, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाई हुई हैं। मान लो ये भी फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, तो इस बॉडी में कोई मोशन आएगा? फिलहाल तो नहीं आएगा। अगर एक ही फोर्स लगाता तो चलती आगे की तरफ। अब मैंने दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाई हुई है, तो कुछ नहीं होने वाला बॉडी में, कोई रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशन, प्योर कुछ नहीं होने वाला है ना। कुछ भी नहीं होगा इस बॉडी में फिलहाल तो। बट अगर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दें हम लोग, क्या कर दें, अगर मैं ऐसे कर दूं, ये देखो, अब मैं एक फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ और एक फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ। अभी भी आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगाओ, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक नहीं लग रही, दो फोर्सेस लग रही हैं। अब अगर ऐसा करने पे आप देखोगे ना, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करेगी। जब ऐसे करके दो फोर्सेस लगती हैं, अब इसमें फ़र्क क्या है, देखो, इसमें इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जिस लाइन में ये लग रही है वो क्या है, ये, इसका भी क्या है, ये। इस केस में जो लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन, इस केस में जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। जब दो फोर्सेस बॉडी पे लगे और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, तो इक्वल, और वो फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी। बट इस केस में इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, टर्म है लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि दो फोर्सेस लग रही हैं, बट उन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। जब दो फोर्सेस लगें और उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, उस समय वो फोर्सेस इक्वल भी होकर, अपोजिट भी होकर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही हैं। देखो, इक्वल है, मैंने कहा 10 न्यूटन 10 न्यूटन, अपोजिट भी है, एक इधर एक इधर, बट इनका आंसर 0 नहीं है। जब इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो, लाइन ऑफ एक्शन आप कह सकते हो कि पैरेलल है, सेम नहीं है, एक ही लाइन में नहीं आ रही दो फोर्सेस, उस समय ये दोनों फोर्सेस जो हैं, इनका आप कह सकते हो जो रिजल्ट है वो 0 नहीं है। इनका रिजल्ट कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, बॉडी में कुछ हुआ, क्या हुआ, बॉडी रोटेट करना शुरू हुई, बॉडी रोटेट करना शुरू हुई, एक टर्निंग इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, है ना। ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ना, ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसी को बोलते हैं टार्क। क्या बोलते हैं, टार्क। टर्निंग इफेक्ट आता है, इसकी वजह से क्या बोलते हैं इसको, टार्क। इस टी को ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के ऊपर वाला जो है, सिंपल टी नहीं लिखते, ऐसे करके लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आता है आपका टार्क। अब ये जो टार्क है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका किसका प्रोडक्ट है, एक तो दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो, ठीक है, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेनी है, इसमें से दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो, ठीक है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका, फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स। और देखना, अब थोड़ी सी ध्यान से चीज को देखना, अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलोगे, कौन सा डिस्टेंस है बताओ। एक तो ये आप बोल सकते हो सर इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और क्या कह सकते हो, और जो ये बॉडी जो रोटेट करेगी, देखो आपकी बॉडी ऐसे ऐसे करके रोटेट हुई थी, है ना, और ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये उसके क्या होगा, उसके भी परपेंडिकुलर होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना उसके भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो आप इसको कह सकते हो कि ये जो, अगर मैं इसको आर बोलता हूं तो यहां पे आएगा एफ क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, है ना। फिर बोल सकते हो और क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। मतलब एक तरह का क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पता क्या करते हैं, फॉर्मूला बड़ी वाला लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, और यहाँ पे सिंपल लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। एक तो ये वो तुम कह सकते हो जो लाइन ऑफ एक्शन है ना उसके परपेंडिकुलर भी होता है, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। जैसे इसको मैंने तुम्हें शायद बड़ी बार बताया भी है, टार्क अगर सबसे तुम इजीली अगर समझना चाहते हो तो देखो कोई भी आपका ऐसे पेन है उसको अगर आप खोलते हो इस तरह से है ना, ये देखो तो यहाँ पे यही टार्क लग रहा है, यहाँ पे मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखो तो दो फोर्स, एक इधर और एक इधर है ना, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, दोनों फोर्सेस इस तरह से पैरेलल हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है। ये देखो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है ना, टार्क हर जगह हम लगाते हैं, ये देखो सेम नहीं है। अब ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये दो इन दोनों फिंगर्स के बीच का जो डिस्टेंस है यही है हमारा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किसके किसके बीच में, ये देखो अब एक तो जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच में, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके भी परपेंडिकुलर है। अब देखो एट द एंड ऑफ रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, ये देखो जो इसमें लीनियर डिस्टेंस मूव किया इसने वो कहाँ किया, वो ऊपर की तरफ किया है ना। तो ये देख लो ये वो डिस्टेंस जो इसने मूव किया वो क्या है, ऊपर की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है वो इधर, तो ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है ऊपर की तरफ। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार, ये वाला ये डिस्टेंस इसने ऊपर की तरफ मूव किया, ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस है ना इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला गया है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर, दूसरा जो मैं फोर्सेस लगा रहा था उसके भी परपेंडिकुलर है ना। तो ये टार्क ये चीज़ होती है, ये होता है टार्क। समझ आया बात, टार्क क्या चीज़ है। तो टार्क का एक तरह से आप कह सकते हो इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, इन दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। समझ आ गई कहानी इसकी। देखो एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पे, एक तरह से देखा जाए टार्क जो है, अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट है ये तो क्या करेंगे, एफ आर कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ मैं, एफ आर कॉस थीटा है ना, आर भी लिखते हैं, कई बुक्स में डी लिखा होता है, डिस्टेंस है तो डी भी लिखा होता है। अच्छा एफ आर कॉस थीटा थोड़ी आएगा, ये कौन सा है, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है क्या चीज़ होती है, टाओ इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ आर साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना। और ये एन कैप क्या है, क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होनी है, तो ये डायरेक्शन मिलती है ना हमें, देखो ऊपर की तरफ जा रही होती है डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा। अब अगर यहां पर दो तीन केस हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर थीटा अगर 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो बताओ टार्क कितनी आएगी, साइन 0, ठीक है। अगर थीटा ही 0 डिग्री है तो टार्क कुछ नहीं आने वाली है, वो थीटा 0 डिग्री वही वाली बात है ना कि आपका ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ही नहीं, समझो है ना, इसके बीच में एंगल ही नहीं है। तो एंगल जब नहीं है 0 डिग्री है तब भी क्या आएगा, टार्क 0, रोटेट ही नहीं होगी चीज़। अच्छा उसके बाद अगर थीटा 180 डिग्री है तब भी टार्क 0 आएगा, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री है, जैसे कि ये केस है ना, ये देखो 90 डिग्री है ना, तो तब हमारे पास मैक्सिमम टार्क आएगा। थीटा 90 डिग्री साइन 91 होता है, टार्क जो आएगा एफ इंटू आर यानी कि मैक्सिमम आएगा। समझ आई बात। तो ये तीन केस भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। एक चीज और आप देख रहे हो कि जो टार्क है ये किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तरह से देखा जाए तो यार ये तो एक फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ना, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा तेजी से चीज़ घूमेगी, एक बात तो ये है, जाहिर सी बात है फोर्स इसके साथ इंक्लूड है, जितनी ज़्यादा जोर से धक्का लगेगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। लेकिन यही टार्क एक और चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, है ना। अब इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, देखो इसको अगर समझना तुमने तो यहाँ पर समझ सकते हो इसको, एफ क्रॉस आर है तो यहाँ पे आर अगर बड़ा रखेंगे हम तो टार्क बड़ी, आर कम रखेंगे तो टार्क कम, ठीक है। टार्क कम मतलब रोटेशन मुश्किल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर ये देखो यहाँ से ये जो मेरे पास है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ना यहीं से इसी के एक्सिस के लॉन्ग तो चीज़ ये डोर रोटेट करेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर और ये देखो ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि यही वो आर है ना। अब देखो अगर आर ज़्यादा तो टार्क ज़्यादा यानी कि इजीली टर्न। तो देखो यहाँ से इस फिंगर से इसको धक्का दूंगा तो बड़े आसानी से इसको मैं बंद कर पा रहा हूँ। लेकिन यही अगर मैं यहाँ देखो अगर आर कम तो टार्क कम, यही काम अगर यहाँ धक्का दूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तब जाके ये दरवाज़ा बंद हो रहा है। समझा ये बात। आर को बढ़ा के और कम करके हम क्या कर सकते हैं, टार्क को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये घर में भी तुम ट्राई करना, जैसे मैंने बताया बड़ा सा डोर होगा उसमें करके देखना। तो तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, आर को अगर कम किया तो टार्क कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। टार्क कम होगी तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा, तो तभी तो टर्न नहीं कर पा रहा था। अगर आर ज्यादा रखेंगे हम है ना, अगर आर ज्यादा रखेंगे यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम इसको दूर रखेंगे है ना, तो वहां से अगर हम इसको एक फिंगर से भी इसको अगर
टर्न करने की कोशिश करते हैं डोर को तो आसानी से वो टर्न हो जाता है, क्योंकि आर बढ़ गया तो टार्क बढ़ गया, है ना। तो ये आपका कंसेप्ट है किसका, टार्क का। समझ आया कॉन्सेप्ट टार्क क्या चीज़ है। अच्छा अब आपको देखो कभी कभी ना ऐसे पूछते हैं यार टार्क को एक्सप्लेन करो इन 3D कार्टेशियन सिस्टम में, 3D कार्टेशियन सिस्टम में। अब टार्क 3D कार्टेशियन सिस्टम में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो टार्क इन 3D कार्टेशियन सिस्टम, 3D कार्टेशियन सिस्टम, 3D कार्टेशियन सिस्टम में इसका फार्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। देखो जैसा कि आपको पता है, सपोज कर लो वही पुरानी कहानी कि एक आपके पास रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर वो दो फोर्सेस लग रही हैं, वो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ठीक है। ये तो समझो लिखनी है तो लिख भी सकते हो कहानी कि मान लो इस तरह से आपका रिजिड बॉडी है, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, और दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, और आर क्या है ना, आर क्या आपका, आर आपका दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ है तो टार्क किसके बराबर आएगी, टार्क किसके बराबर आएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एफ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें फर्क पड़ता है बड़ा। टार्क वेक्टर किसके बराबर आएगा, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। हाँ डॉट प्रोडक्ट होता तो उसको लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो टार्क किसके बराबर है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के बराबर आ गया। अब इन 3D कार्टेशियन सिस्टम, यार ये तुम लेटस कंसीडर खुद लिख लोगे ना, कुछ भी नहीं करना इसमें। लेटस कंसीडर देयर इज ए रिजिड बॉडी, ठीक है, ऑन विच टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, विच फिर वो लिख देना कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस इज नॉट सेम, ठीक है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन वी नो दैट द टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, ये सब कुछ तुमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब कहते हैं इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे बताओ ये आर वेक्टर किसके बराबर होता है, याद है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसमें एफ वेक्टर किसके बराबर होगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। तो टाउ किसके बराबर होगा, टाउ एक्स आई कैप, टाउ वाई जे कैप और टाउ जेड के कैप, होगा कि नहीं होगा, है ना। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम किसी वेक्टर को लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे आएगा बताओ, टाउ वेक्टर किसके बराबर है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो लिख सकते हैं टाउ वेक्टर मतलब लिखेंगे इसको टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप टाउ जेड के कैप, किसके बराबर आएगा ये, एफ वेक्टर क्या आया, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप का। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने का ना बड़ा एक इजी मेथड भी है। एक तो है कि तुम लिटरली क्या करो, इसको इस तीनों के साथ करो, फिर इसको भी तीनों के साथ करो, फिर इसको भी तीनों के साथ करो, फिर लंबी सी कहानी बनती है, ठीक है। आपको पता आई क्रॉस जे याद होगा अगर थोड़ा बहुत तुम्हें, तो जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते थे आई जे और के, मैंने तुम्हें पढ़ाया था इस तरह से, है ना, याद रखने का तरीका था। आई क्रॉस जे का आंसर के क्रॉस आई का आंसर जे, आई क्रॉस जे का आंसर के, है ना। और अगर उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो के क्रॉस जे का आंसर माइनस आई कैप, है ना, जे क्रॉस आई का आंसर माइनस के कैप। तो इससे हम बड़ा इजीली पता कर सकते हैं। तो अब तो एक मेथड यही है कि इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर आई क्रॉस जे करके देखो क्या आंसर आता है, इसको इन तीनों के साथ करो और इसको इन तीनों के साथ करो, तभी बड़ा आंसर आ सकता है। बट एक बड़ा इजी मेथड भी है, मैंने बताया था डिटर्मिनेंट वाला मेथड। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे होता है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका समझना है, बट आपका क्लास 12th में अच्छा खासा चैप्टर है ये मैथमेटिक्स में। तो यह है टाउ एक्स आई कैप, टाउ वाई जे कैप, वो टाउ जेड के कैप। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट वाले मेथड से करना है तो बड़ा सिंपल है। ऐसे करके दो बार्स लगानी है आपने, यहाँ लिखना आई जे और के, फिर लिख लो इसके जो क्या है, हमारे क्या कहते हैं इसको, जो कंपोनेंट्स हैं। इसका क्या है एफ एक्स, इसका क्या आएगा एफ वाई, इसका क्या आएगा एफ जेड, और यहाँ क्या आएगा एक्स, यहाँ क्या आएगा वाई, यहाँ क्या आएगा जेड। अब इसको लिखते कैसे हैं, याद है, याद लिख दूँ तो यहाँ लिखते हैं टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, किसके बराबर आएगा ये, देखो अगर आपको याद होगा तो अगर आपने आई कैप निकालना है ना तो यहाँ लिखेंगे हम आई कैप। अब इसको भी इसके साथ जो एसोसिएटेड रो है उसको भी छुपा दो, इसके साथ जो एसोसिएटेड कॉलम है उसको छुपा दो, तो बचेगा क्या, आपको बचेगा सिर्फ ये बचेगा ना, इसको भी छुपा दो, इसको भी छुपा दो, ऐसे करके। अब ये बचा, अब इसको करना है इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस डाल के क्या आएगा एफ वाई जेड माइनस वाई एफ जेड, सही है ना। अब
इसको मिटा देते हैं ऐसे करके। अब देखो, अब आपने जे कैप की बारी आई, पहला प्लस दूसरा क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस जे कैप। अब देखो, अब जब इसकी बारी आएगी ना तो इसके साथ एसोसिएटेड रो कौन है ये, और इसके साथ एसोसिएटेड कॉलम कौन है ये रो ये कॉलम, ठीक है जी। अब आपको बचा कौन, आपको बचा ये और ये, यही बचा, ठीक है ना। इसके साथ ये भी गायब कर दिया आपने, ये भी गायब कर दिया, ठीक है, ये भी गायब, बचा क्या, ये चीज़ें बची। अब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका एफ एक्स जेड माइनस एक्स एफ जेड, सही है। अब तीसरा, इसको मिटा देते हैं। अब आपका आएगा के कैप की बारी आ जाएगी, ठीक है। तो के कैप की बारी आएगी तो इसके साथ एसोसिएटेड रो ये भी गायब, ठीक है, मतलब ये भी गायब और ये भी गायब, बचा क्या, बचा आपके साथ सिर्फ ये बचा। तो क्या लिखूंगा उसको, प्लस के कैप, यहाँ क्या आएगा एफ एक्स वाई माइनस एक्स एफ वाई, ठीक। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे ना आप एक एक कंपोनेंट भी निकाल सकते हो कि यार टाउ एक्स का क्या आंसर है, व्हाट इज टाउ एक्स, है टार्क इन एक्स कंपोनेंट ऑफ टार्क है। तो यहाँ पे देखो टाउ एक्स आई कैप, इसमें आई कैप का कंपोनेंट कौन है ये, तो आपको टाउ एक्स किसके बराबर आया एफ वाई जेड माइनस वाई एफ जेड। टाउ वाई निकालना है तो बड़ा इजी है, यहाँ पे टाउ वाई के साथ क्या जे कैप के साथ क्या है टाउ वाई, तो यहाँ जे का सब के साथ क्या है माइनस लिख दो, और क्या है एफ एक्स जेड माइनस जेड एफ एक्स, ये आ गया। ऐसे आप टाउ जेड भी निकाल सकते हो, टाउ जेड किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपके पास एफ एक्स वाई माइनस एक्स एफ वाई, कहानी खत्म इसकी, ठीक है। तो ये हमारी टार्क 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे आती है, तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। टाइम बचा है, लीनियर मोमेंटम करवाएं, मात्र 5 मिनट, फिर नहीं करेंगे। समझ आ गया। देखो टार्क बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ी जगह काम आता है। आप स्कूल में जाते हो, बार बार पानी आपको प्यास लगती है, ऐसे तो घर में इतनी प्यास नहीं लगती जितनी स्कूल में लगती है ना, बार बार पानी पीने जाएं, है ना, पानी पीने जाएं, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप टार्क का इस्तेमाल करने के बिना पानी पी नहीं सकते हो, नलका खोलते हो, है ना, तो ऐसे ऐसे करते हो ना। तो क्या किया तुम लोगों ने, एक फोर्स यहाँ लगाई, एक फोर्स यहाँ लगाई, है ना, तो फिर ही तो रोटेशन आई। और डिस्टेंस भी कौन सा मूव किया उसने जो है आपका जो टैप है उसने इस तरह से ऊपर की तरफ डिस्टेंस मूव किया होगा, तभी तो पानी आया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आया, है ना, रोटेशन भी आई। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कई कई टाइम वेस्ट करते हुए आप बार बार पानी पी के, तो बोला नहीं हम फिजिक्स सीखते हैं बार बार पानी पी के, है ना, हम समझ नहीं टार्क क्या है, और एक बार में समझ नहीं आ रहा है मैडम जी, इसलिए हम 3-4 बार जाते हैं पानी पीने ताकि अच्छे से समझ आए, है ना। ज़्यादा टार्क ज़्यादा पानी, कम टार्क कम पानी, है ना।